काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हमारे साथ एक महान शख्सियत जुड़ी हुई हैं, जिनकी हम साहित्यिक जीवन की चर्चा करेंगे। तो उनका परिचय जो है देने से पहले, नाम बताने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये ग्रेटर नोएडा दिल्ली से हैं। उसके साथ ही जो है सृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दिल्ली एनसीआर के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आप साहित्यिक प्रभाग साधना टीवी चैनल नोएडा में कार्यक्रम निर्देशक भी हैं। इसके साथ ही कहानी, कविता, गीत, लघु कथा, उपन्यास, नाटक, फिल्म, धारावाहिक भी आप लिखते हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो है फिल्मों में गीत भी लिखे हैं, पटकथा लेखन भी किया है, नाटक भी जो है इनके सफल जो है मंचन हो चुका है, जिनमें रोटी, पेंटोमाइम, बिच्छू जो है वो प्रमुख हैं। इसके साथ ही इनके दो काव्य संकलन जो है निर्मल काव्यांजलि और निर्मल पीर प्रकाशित हो चुके हैं। प्रेम परिणय, जिस पर कि फिल्म जो है वो भी बन चुकी है, उपन्यास जो है इनका प्रकाशित हो चुका है। और आगे भी इनके जो कृतियां हैं वो प्रकाशनाधीन हैं। इसके साथ ही ये रेडियो, टीवी चैनल और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर लाइव और जो है ऑनलाइन काव्य पाठ भी कर चुके हैं। इसके साथ ही 1980 से ये साहित्य में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और कई सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, उनमें इनकी जो रचनाएं हैं वो हम लगातार पढ़ सकते हैं। बैंक की जो त्रैमासिक पत्रिका थी उसका भी संपादन इन्होंने किया है और फिलहाल में ये बॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी गीत जो है वो लिख रहे हैं। और हाल ही में हम इनके गीतों को प्रकाश झा और राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में सुन सकते हैं, जो कि जल्द ही शायद जनवरी में ही आने वाली हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में बौद्धिक प्रमुख का दायित्व जो है वो निर्वहन कर रहे हैं और आरएसएस के लिए जितने भी राष्ट्रीय गीत हैं उनका सृजन आप ही के द्वारा किया गया है। तो मैं हमारे मंच की ओर से गीतकार निर्मल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप ही के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ जो है वो शायद आपके जितनी मधुर आवाज़ नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ में जो है वो गुनगुनाना चाहूँगी कि गहरी सी मुस्कान तुम्हारी मजबूरी में प्यार बन गई। गहरी सी मुस्कान तुम्हारी मजबूरी में प्यार बन गई। लहर लहर में चांद हंसा तो लहर लहर गलहार बन गई। प्राण तुम्हारी गीत मधुरिमा, प्राण तुम्हारी गीत मधुरिमा दिशी दिशी का विस्तार बनी और बहुत दिनों की दूरी पल में मधुर मिलन त्योहार बन गई। बहुत दिनों की दूरी पल में मधुर मिलन त्योहार बन गई। तो एक बार फिर से आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे मंच की जो शोभा है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि गीतकार निर्मल जी आज हमारे मंच पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो आइए सवालों का जो सिलसिला है, प्रश्नों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न। गौरी जी, एक निवेदन है आपसे कि जी जी चूंकि हम लोग इस काव्य गर्मा साहित्य मंच से जुड़े हैं, जी आज साक्षात्कार भी हम आप ले रहे हैं। जी मैं भी साहित्यकार हूं, तो मैं माँ वाणी की वंदना कुछ शब्दों में करना चाहूंगा। जी जी, उसके बाद स्वागत आप है, अपना स्वागत है, कार्यक्रम स्वागत है, रखिए। स्वागत है। उसी की कृपा है कि हम आप आज इस स्तर की बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हे हंस वाहिनी वर दे, हे हंस वाहिनी वर दे,
रुनु झुनु कुछ कर दे, हे हंस वाहिनी पर दे, हंस वाहिनी पर दे। बहुत और एक साहित्य का क्या मांग रहा माँ वाणी से कि कबीरा का फकड़पन दे, सूरा सा सूर बना दे, वाह। कबीरा का फकड़पन दे, सूरा सा सूर बना दे, मीरा की तन्मयता से, मीरा की तन्मयता से मेरा परिचय करवा दे, बहुत खूब। मेरा परिचय करवा दे। खाली खाली आंगन, माँ वाह। मेरा हृदयांगन खाली है तेरे बिना, बहुत खूब। खाली खाली आंगन, रीता रीता सा मन, बहुत खूब। खाली खाली आंगन, बहुत खूब। बहुत खूब। रीता रीता सा मन, तू निज पद रज धर दे, हे हंस वाहिनी भर दे, बहुत खूब। बहुत सुंदर। हे बहुत हंस सुंदर। वाहिनी भर दे, हे हंस वाहिनी भर दे। बहुत ये सुंदर। बहुत सुंदर। और जैसा कि आपकी आवाज़ जो है उसमें तो जो रचनाएं हैं वो और भी उभर कर बहुत खूबसूरती से सामने आती है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आप लिखते हैं और उतना ही सुंदर आप गाते ही हैं। तो प्रश्न जो है, पहला प्रश्न मैं आपसे आपके बचपन से संबंधित ही पूछना चाहूँगी कि साहित्य की जो रुचि थी वो क्या आपको बचपन से ही थी? क्या आपने बचपन से ही गीत लिखना या कविताएं लिखना शुरू किया था? जी, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने कि मेरे माता-पिता के अंदर विशेष रूप से पिताजी के अंदर इस कविता के बीजाणु थे और जी। उन्होंने सबसे पहले मुझे पहले शादियाँ होती थी लड़कियों की, लड़कों की, तो उसमें न्योटाटी एक प्रोग्राम होता था, जी। उसमें हमें वो अपनी कविता लिख कर देते थे और सुनाने के लिए बोलते थे। जी। तो मैं किसी कार्यक्रम में गया, शादी किसी हमारी बहन लगती थी, बुआ जी की बेटी, उनकी शादी में गया, तो मैंने उनकी लिखी हुई कविता सुनाई और बहुत मार्मिक थी वो कविता। तो वो सुनकर के वहां जितने भी लोग थे, घराती बराती, उन्होंने हमें 5-5 रुपए सबने दिए, तो हमारे 20-25-40 रुपए हो गए उस जमाने में। तो मुझे लगा कि कविता तो बहुत बहुत महत्व की चीज है और तब से मुझे चस्का लगा। और फिर मेरी माँ ने मुझे रामचरितमानस पढ़ने के लिए दिया। कक्षा 5 में जब मैं पढ़ रहा था तो वो रामचरितमानस दोपहर में रख देती थी मेरे सामने, और बेटी इसको पढ़ो। और दिनकर को, निराला को और अपने हमारे जो बड़े भाई पढ़ते थे उनकी मैं पुस्तकें पढ़ने लगा था, जिससे मुझे इस कविता की और उन्मुख हो गया मेरा। जी। बहुत सुंदर। बचपन से ही मुझे लगता है घर का एक जो साहित्यिक माहौल है वो बच्चे को जी। या किसी भी कवि को जो है लिखने के लिए बहुत गहराई से प्रेरित करता है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने आपके घर में ही सब साहित्यिक जो रुचि वाले लोग थे तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें और आसान हुई। तो पहली जो रचना थी वो आपने किस उम्र में लिखी? जी। अगर पहली रचना की बात करें जो टूटी फूटी रचना थी, तो वो मैं कक्षा 6 में एडमिशन लेने गया। तो एक विद्यालय था महाकवि देव और एक था डीएवी विद्यालय। जी। तो मैं अपने भैया बहन जो चचेरे भाई और उनके संग के संग गया एडमिशन लेने के लिए अपने घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर। तो वहां पर जो महाकवि देव विद्यालय था वो बड़ा था और मेरा एडमिशन होने वाला था डीएवी में। जी। तो मैंने सबसे पहले दोनों की तुलनात्मक वो किया। मेरा एडमिशन तो डीएवी में हो गया, लेकिन मैंने महाकवि देव को विद्यालय को अच्छा ना बताते हुए डीएवी को अच्छा बताया और हमने टूटी फूटी कविता लिखी। वहां से लोगों ने, हमारे टीचर्स ने बताया कि तुम तो कविता कर लेते हो। तो जी। फिर उन्होंने मुझे कई बाल सभाएं होती थी उनमें अवसर देते थे, तो उसमें मैं विभिन्न कवियों की रचनाएं पढ़ता था। तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं दिल से पढ़ने लगा। उसके बाद जब मैं बीएड कर रहा था जी। तब से मैंने फॉर्मल कंपोजिशन शुरू की, रचनाएं कंपोज करना शुरू किया। मैं बीएड कर रहा था तो एक हमारे साथ एक लड़की थी, पूर्णिमा द्विवेदी। तो वो पीएचडी कर रही थी हिंदी से। मैं एमए इंग्लिश से करने के बाद मैं बीएड करने लगा था।
तो उसने कहा कि आप क्या करते हो? हमने कहा ऐसे ऐसे मैं हिंदी कविताएं लिखने की कोशिश करता हूँ। बोले कोई कविता सुनाओ। तो हमने कहा आप क्या करते हो? बोले हम पीएचडी हिंदी में। तो मेरे अंदर घबराहट हुई कि हिंदी में पीएचडी कर रही है, मैं हिंदी की कविता सुना रहा हूँ इसको। फिर भी हमने उसको कविता सुनाई तो वो भौचक्की रह गई, कहती है ये आपकी कविता हो ही नहीं सकती। हमने कहा क्यों? बोले ये आपके स्तर की चीज नहीं है, आपकी उम्र से ज्यादा की आपने कविता पढ़ी, किसी अरे अच्छे कवि वाह, की रचना है ये। बहुत मेरे बढ़िया। लिए चैलेंज था। तो मैंने कहा अब हमें सिद्ध करना है इस लड़की को कि ये मैं कविता लिख लेता हूँ। तो हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है पूर्णिमा दुबे। तो हमने कहा प्यार से हम पूनम कहे चलेगा? बोले चलेगा। तो हमने कहा 1 मिनट आप लीजिए। मैंने 1 मिनट उससे लिया और मैंने उसके हमने आइए मैडम सुनिए। तो उसको नाम था पूर्णिमा। तो हमने लिखा कि ये पूनम सा चांद न जाने कहाँ खिलेगा, वाह, ये पूनम का चांद न जाने कहाँ खिलेगा, इस राधा को श्याम न जाने कहाँ मिलेगा, वाह, इस राधा को श्याम न जाने कहाँ मिलेगा। वो तो सरप्राइज्ड हो गई और कहती आप ही बताइए कि आपने नाम तो मेरा पूछ लिया, उसका शुद्ध प्रयोग भी कर दिया 2 पंक्तियों में, लेकिन आपने ये कैसे जाना कि मैं कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ? अरे वाह, हमने कहा मुझे पता नहीं, आपका स्वरूप देखा मैंने, गोरा चिट्टा और बहुत सुंदर थी। तो हमने कहा ये किसी ग्वाला का भी हो सकता है, किसी गोपी का ही ये चित्र हो सकता है। तो मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया। फिर उसने गौरी जी मुझे अपनी कलम दी और अपनी डायरी दी कि इसमें आप लिख दीजिए ये पंक्तियां। मैंने लिख दी वो पंक्तियां। वो उसके पास अभी भी सुरक्षित है, इलाहाबाद में सेंट्रल स्कूल में वो प्रधान प्रिंसिपल हैं। अरे तो वाह, फिर उन्होंने ये वो लिखवा ली और मेरे को पेन दे दिया, अपना कलम दे दी। और ये अपेक्षा की मेरे से कि हो सकता है कि इस कलम से ही कोई रचना आपकी बन जाए। तो वाह, मैं वो भी एक पंक्ति सुनाना चाहूंगा जहां से रचनाओं का स्वागत है, दौर हुआ। स्वागत हाँ, है। तो मैंने उसके बाद हमने एक रचना लिखी तेरी कलम से। और तेरी कलम से मैंने रचना लिखी और उसको फिर बाद में हमने दी भी। तो वो आप सुने कि कविता कविता जो है फॉर्मल कैसे बनी। उस समय मैं नीरज जी के सानिध्य में आ चुका था, तो उनकी शैली में ही कविता लिखी गई जी, कि बेहोश अधरों ने छलकता जाम फिर पिया, तेरी कलम ने कागज बदनाम कर दिया। वाह, बेहोश अधरों ने छलकता जाम फिर पिया, तेरी कलम ने कागज बदनाम कर दिया। एक वाह, पंक्ति आप सुने, एक बंद सुने इसका। उस समय मैंने इंग्लिश में बहुत सारे प्ले पढ़ लिए थे शेक्सपियर की मैं तमाम। तो उसमें था कि जिंदगी का खेल खेला, थक गया था गिर गया, जिंदगी का खेल खेला, थक गया था गिर गया, वाह, कि जिंदगी का खेल खेला, थक गया था गिर गया, स्वप्न में खाकर कसम एहसान कर दिया, वाह, तेरी कलम ने कागज बदनाम कर दिया। और नीचे की पंक्ति है जिसमें उसका नाम आ रहा है, सिद्ध हो रहा है कि हाँ, वो निश्चित रूप से मैंने कविता उसके लिए लिखी है। उसका नाम है पूनम। ध्यान रखना कैसे प्रयोग किया मैंने उस नाम को। जी, कि देख कर नभ के सितारे, देख कर नभ के सितारे, मौन रह जाऊं मगर, देख कर नभ के सितारे, मौन रह जाऊं मगर, आज पूनम चांद ने, आज पूनम चांद ने हैरान कर दिया, वाह, वाह, वाह,
वाह। तेरी कलम ने कागज बहुत खूब। बदनाम कर दिया, बेहोश अधरों नहीं छलकता, जाम फिर पिया, तेरी कलम ने कागज बदनाम कर दिया। इस तरह से। बहुत खूब, बहुत सुंदर आपने लिखा है। और पूनम जो कि अपने आप में ही मुझे भी पूर्णिमा का चांद बहुत पसंद है। और क्या बात वो एक ऐसी, शायद मुझे लगता है दुनिया में जितने भी कवि, जितने भी लेखक हैं, वो है। सबको जी ही लिखने के लिए प्रेरित करता है। जब भी मैं पूरे जी, चांद को देखती हूँ तो मन में कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो अधूरी एकदम से दिमाग में आ जाती हैं। तो क्या बात। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अब जैसे आप सर्विस में भी रहे, और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहीं, तो आपके परिवार ने आपको आपके साहित्य के लिए, लेखन के लिए किस तरह से सहयोग किया? कभी शिकायतें नहीं रही कि अपना समय जो है, उनका जो समय है वो आपने साहित्य को दिया है? असल में शादी का जो आधार था हमारी और हमारी पत्नी का आधार था, वो एक कविता ही बनी। जी। मैं किसी कार्यक्रम में था, किसी वैवाहिक कार्यक्रम में था, तो वहां पर हमारी इनसे भेंट हुई, हमारी धर्मपत्नी से। उस जी। समय धर्मपत्नी नहीं थी। तो हमारा एक वो है कि हर कार्यक्रम में हम कहीं न कहीं स्पेस ढूंढ लेते हैं, हम अपनी कविता जरूर सुनाते हैं। अच्छा। आज भी, हाँ, हम जी। रेलवे में सफर कर रहे हैं, हवाई जहाज में हो, कहीं भी, तो हम अपना कविता का वो माहौल बना लेते हैं और सुना भी देते हैं, ये हमारे अंदर। तो उस शादी में, समारोह में हमारे मित्रों ने कहा कि हाँ, आपकी कविता हो जाए, तो मैंने वहां पर कोई गीत सुना दिया। जी। तो ये श्रीमती जी वहां पर थी। तो ये बाद में हमसे मिलने आई, बोले आपकी कविता तो बहुत जोरदार है, ये आपकी है? हमने, हाँ मेरी है। तो बोले आप तो बहुत अच्छे कवि कवि हैं। तो हमने कहा ये मैं पता नहीं कवि हूँ क्या हूँ, लेकिन हाँ मैं कविता विधा लिख लेता हूँ। तो वहां से हमारा इनका वो हुआ, और कविता ही आधार बनी। उसके बाद लोग कैसे मनाते हैं पहला मिलन, हमने निश्चित रूप से अपने बहुत सारे गीत इनको सुनाए पहले ही मुलाकात में, जी। जो आज भी हमारे अमर गीत बन गए हैं। हम वाह। लोग आपको पहली बार ये उद्घाटित कर रहे हैं कि हमारे वो गीत जो हमने अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी पत्नी के लिए और वो सब लिखे, वही हमारी अथाथी हैं, वही हमारे एसेट हैं, वही आप सब लोगों को पसंद आते हैं। ये एक वाह। सीक्रेट है, एक रहस्य है। जी। वाह। बहुत खूब। और मुझे लगता है कि जिस संबंध का आधार एक ऐसी चीज़ हो, एक ऐसा पैशन हो जो दोनों तरफ ही, मतलब एक होता है ना कि पसंद है, हमें जो चीज़ पसंद है सामने वाले को भी वही चीज़ पसंद हो, तो जुड़ाव और गहरा हो जाता है। तो आपके बिल्कुल बिल्कुल। गीत आपकी श्रीमती जी को पसंद आए तो बिल्कुल आपका जो संबंध है वो और गहरा हो गया। तो जी, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि जब आप जॉब भी करते रहे, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाते रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आके एक पुरुष होने के नाते सब कुछ मैनेज करना होता है, तो इस सब के बीच में आपने लेखन किस प्रकार से किया? गौरी जी, जब मन में संकल्प होता है, जी। कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन जी। से जब कोई काम किया जाता है, जी। तो निश्चित रूप से वो सफल होता है और एक परमानेंट हमारी जीवन शैली का एक अंग बन जाता है। जी। जी। हम कहीं पर भी हों, हम यहाँ तक कि कभी कभी शमशान पे होते हैं, जी। बिल्कुल। तब भी हमारे मन में कोई ना कोई भाव कविता का रूप ले रही होती है, बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई ना कोई गीत हमारा बनता है। तो इसलिए हमारे साथ हमेशा ये रहा है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ये चीज़ तो मुझे लगता है लेखकों के साथ, या जितने भी गीतकार हैं, कविताएं लिखते हैं जो भी लोग, वो होना ये चाहिए। चीज़ एक संवेदनशीलता जो है, हर स्थिति के जी साथ संवेदनशीलता है जो है, वो वही एक अच्छा लेखक बनाती है। और सामने वाला सुनते ही उससे खुद से जुड़ाव महसूस करे, मानो वो मेरी जी ही भावनाओं को देखकर लिखा है। तो यही जी। एक अच्छे कवि की, एक अच्छे गीतकार की निशानी है, और वो बिल्कुल आप में जो है वो हमें बहुत अच्छे से दिख रही है। तो अगला प्रश्न जो है वो आपकी कुछ पसंद नापसंद से संबंधित पूछना चाहूंगी। लेखन के अलावा और आपको क्या क्या करना पसंद है? लेखन के अलावा मुझे संगीत बहुत प्रिय है, जी। और संगीत में मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ, जी। तबला प्ले करता हूँ, गिटार करता हूँ, जी। बांसुरी बजा लेता हूँ। जी। और बहुत अपने बढ़िया। मर्जी से मैं मुंह से भी बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजा लेता हूँ। अरे वाह। ये मेरा एक
शौक है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा पूरा जीवन जो है वो गीतमय है, संगीतमय है। बिल्कुल। जी। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हॉबीज़ जब हम जिसे कहते हैं वो हम हर एक इंसान को जो है वो ज़िंदा रखनी ही चाहिए, और यही शायद जीवन में नीरसता जो है वो आने से रोकती हैं। एक जी। जीवन जो है वो, अगर हम कुछ अच्छा और सकारात्मक कुछ कार्य नहीं करते, कुछ सृजनात्मक नहीं करते, तो जीवन जो है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होने लगता है। शुष्क हो और जाता है, बिल्कुल नीरस हो। अगला जो प्रश्न है, आपके साहित्यिक गुरु जैसा कि आपने बताया, तो उन्होंने किस तरह से आपके लेखन को प्रभावित किया, उनके बारे में भी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न गौरी जी आपने पूछा है। चूंकि एक आप विशुद्ध साहित्यकार हैं, मुझे लगा। जी तो बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज, कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला में से एक भी चीज नहीं है, वो पशुवत है, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। बिना सींग और पैर बिना के पैर वो के निश्चित रूप से पशुवत पशु है। है, बिल्कुल। और ये तीनों चीजों की देवी है मां सरस्वती। जी बिल्कुल। और ये तीनों चीजें गौरी जी, एक रहस्य की बात आपको बता दूं, साहित्य संगीत और कला बिना गुरु के इनमें पारंगत हुआ ही नहीं जा सकता। जी। इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हाँ। शिक्षण बिल्कुल जरूरी नहीं है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर दास जी ने लिखा है कि हमने हाथ में कलम और स्याही पकड़ी नहीं, लेकिन पकड़ी कबीर नहीं। कबीर बन गए। तो पढ़ा लिखा पर नहीं। हमारे गुरु हमारे इंटर कॉलेज में आए थे, नीरज जी। तो उस समय हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारे उसका कवि सम्मेलन होगा, तो तुम भी अपनी एक कविता तैयार कर लो। तो हमने फिर उस कवि सम्मेलन में कविता सुनाई, जिसमें अध्यक्षता आदरणीय श्रद्धेय नीरज जी कर रहे थे। तो मेरा पहले ही नंबर लग गया, मैंने कविता सुनाई, तो उन्होंने अपने पास बुलाया मुझे। तो ये कहा कि ये कविता तुम्हारी है, अगर तुम्हारी है तो तुम बहुत अच्छे कवि बनोगे, और अगर तुम्हारी नहीं है तो कुछ दिनों बाद बहुत अच्छे श्रोता बनोगे और फिर कवि बनोगे। हमने सर मैंने ही टूटी फूटी लिखी है। तो उन्होंने अपना पता दिया, 47 मैरिस रोड अलीगढ़। और वो उन्होंने कहा कि जब भी हमारा पोस्ट कार्ड आए, आप मेरा ये कार्यक्रम अटेंड किया करना। तो वो हमें पोस्ट कार्ड डाल देते थे, जैसे मैनपुरी में हुआ कार्यक्रम, इटावा में हुआ, या आसपास जब भी होता था तो हमें पोस्ट कार्ड आ जाता था कि अब मेरा कार्यक्रम वहां पर है। तो मैं वहां पर पहुंच जाता था समय निकाल के। इस तरह से वो हमारे एक एक कहना चाहिए काव्य गुरु के साथ साथ हमारे जीवन के गुरु भी बन गए। उन्होंने हमें सिखाया। और मैं एक बात और बताऊं गौरी जी आपको, कि मेरा अपना मानना है कि इस पूरे 1000 वर्षों में अगर कोई सच्चे मायने में गीतकार हुआ है, जी तो उसका नाम गोपाल दास नीरज है। उनको ठीक से पढ़ा नहीं गया, जी उनका बिल्कुल इवेल्युएशन भी ठीक से नहीं हुआ। बिल्कुल। आज भी आज भी लोग उनको सिर्फ ऐसे जानते हैं कि वो शराबी थे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं लोग कि शराब से ज्यादा उन्होंने आंसू पिए। वो पीड़ा के कवि थे। वियोगी होगा पहला कवि, बिल्कुल आह से उपजा होगा गाम, निकलकर होठों से चुपचाप, वही होगी कविता। तो इस तरह से मेरे काव्य गुरु हैं, और मैं उनको ही याद करके और उन्हीं के स्तर का लिखने का प्रयास भी कर रहा हूं। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं अपने मित्रों को कह भी देता हूं कि मैं अपने समय का दिनकर हूं, निराला हूं, पंत हूं, मीरा हूं और नीरज हूं। अगर हम एक हिमालय की कल्पना करेंगे, उस पर चढ़ने की कामना करेंगे, तो निश्चित रूप से हिमालय निश्चित ना ही। बन पाए, हिमालय की चोटी पर ना पहुंच पाए, कहीं तो पहुंचेंगे। कहीं तो वो पहुंचेंगे, बिल्कुल एक आम आम ऊंचाई से ऊंची होगी वो। बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरा सपना है। और मैं नीरज जी को, उनकी जीवन को, उनकी पूरी शैली को मैं अपने काव्य में निचोड़ करके लाया हूं और आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि आपके साहित्यिक गुरु जी की ये मतलब बहुत कहते हैं ना, एक गुरु ही होता है जो चाहता है कि हमारे जो शिष्य हैं वो आगे बढ़ें। नहीं जी। तो और जी। सब जगह तो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि अरे मैं आगे बढ़ जी। गया हूँ, ये ना बढ़े बस। लेकिन गुरु बिल्कुल। हमेशा चाहेगा, और आपने बिल्कुल उस चीज़ को कहीं ना कहीं सार्थक किया है, उनकी उस भावना को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। और जब हम सोच लेते हैं ना कि हमें ये काम करना है या हमें इतना आगे जाना है, तो आधा सफ़र हम कहीं ना कहीं वहीं पूरा कर चुके होते हैं। क्योंकि एक दृढ़ बिल्कुल। संकल्प होना ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ लोग तो इतना सोच भी नहीं पाते।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। और अगला प्रश्न जो है पूछने से पहले मैं एक मधुर सा गीत आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, वो भी आज जो है पूरा रस उनको मिले आपके गीतों का। जी। अ, मैं एक दोहा आपको पहले सुना रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूं। मेरे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक दोहा है। जी दोहा एक ऐसा छंद है गौरी जी, जी कि जिसमें हम अच्छे शब्द प्रयोग करके बहुत बड़ी बातें कह सकते हैं। जैसे गजल में, गजल के हर शेर में कह सकते हैं, ऐसे ही दोहा भी हमारा एक शेर है। बिल्कुल। तो सुने एक दोहा जिसमें हमने अपने आप को पूरा बताने की कोशिश करी कि मैं क्या हूं। जी स्वागत है। कि इश्क इश्क लेखनी से हुआ कविता पहला प्यार। वाह इश्क लेखनी से हुआ कविता पहला प्यार। ब्याह रचाया गजल से, वाह गीत बना संसार। वाह वाह वाह। ब्याह रचाया गजल से, बहुत खूब। गीत बना संसार। इश्क लेखनी से हुआ कविता पहला प्यार। वाह और बहुत नीरज सुंदर। जी जो बताया करते थे कि लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन ये नहीं जानते प्रेम है क्या। कि जब जब प्रेम कहानी लिखना, बहुत खूब। अपनी पीर वीरानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी पीर वीरानी वीरानी लिखना। सब प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी पानी लिखना। लिखना। वाह वाह वाह। प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। बहुत जब खूब। जब प्रेम। आइए ऐसे आंखों के पानी से लिखी हुई लिखा हुआ ये गीत आपकी सेवा में रख रहे हैं। हमारे श्रोता भी स्वागत इसको सुनेंगे। स्वागत स्वागत। और हाँ, मैं पहुंच गया हूं उस वीरांगना के पास जिसका पति नवोड़ा पत्नी है, वो जिसका पति अभी अभी किसी युद्ध में मारा गया है, शहीद हो गया है। और उसको अभी पता नहीं, कोई तीज त्योहार है तो वो पति का इंतजार कर रही है कि वो बॉर्डर पे है। एंड उसको ये पता नहीं कि वो शहीद हो गए हैं। तो वो किसी तीज त्योहार पर तैयार होकर के इंतजार कर रही है। गौरी जी, ये प्रतीक्षा गीत है उस वीरांगना का, जो अपने पति का, प्रेमी का, अपने प्राणों का इंतजार कर रही है। सुने, आप कुछ पंक्तियां सुनाएंगे, पूरा नहीं सुनाएंगे। स्वागत है स्वागत। कि मेहंदी महावर रचाए रचाए, मेहंदी महावर रचाए रचाए। शरद रात गुजरी साजन, वाह मेहंदी महावर। रात 12-1 बजे का समय है और बच्चे उसके पास नहीं है ही नहीं अभी बच्चे। और वो अकेली उस पति का इंतजार कर रहा है जो परम पिता परमेश्वर के पास जा चुका है। उस बहुत खूब। वीरांगना के पास अगर निर्मल नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। आप भी सब लोग वहां पहुंचे। सुने कि मेहंदी महावर रचाए रचाए, मेहंदी महावर रचाए रचाए। शरद रात गुजरी साजन, वाह शरद रात गुजरी साजन, मेहंदी महावर। रात में चांद खिला हुआ है गौरी जी। वाह। और रात और चांद दोनों मिलकर के ऐसा लग रहा है जैसे दो प्रेमी प्रेमिका बैठे हों। वो ऐसी कल्पना कर रही है कि गोरा गोरा चंदा हो गोरी गोरी रजनी। गोरा गोरा चंदा हो गोरी गोरी रजनी। बैठे हैं संग संग साजन और वाह सजनी। बैठे हैं संग संग। वो कल्पना कर रही है, ईर्ष्या भी कर रही है कि देखिए चांद और रजनी गोरे हैं दोनों, और दोनों ऐसे बैठे जैसे पति पत्नी हो। गोरा गोरा चंदा हो गोरा गोरा चंदा
ओ गोरी गोरी रजनी बैठे बैठे हैं संग संग साजन और सज वाह बैठे हैं संग संग साजन और सजनी हार गई पतिया हार गई पतिया पठाए पठा वाह हार गई पतिया पठाए पठा शरद रात रात गुजरी बीती शरद रात गुजरी साजन आए वाह मेहंदी महावर मेहंदी महावर रचाए रचा मेहंदी महावर रचाए रचा शरद रात गुजरी साजन आए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बंद और सुने आप जी कि स्वागत उसके है। आसपास बहुत सारी उसकी सहेलियां हैं वो उनके फ्लैट में लाइट जल रही है वो हंस कूद रही है तो उसे ईर्षा हो रही कैसे कि नाच रही घर घर नवेली सहेली नाच रही घर घर नवेली सहेली कब लो रहूं मैं अकेली अकेली है वाह कब लो रहूं मैं अकेली सोच रही है वो नाच रही घर घर हो नाच रही घर घर नवेली सहे कब लो रहूं मैं अकेली वो बहुत कब लो रहूं मैं अकेली अकेली बहुत आए ना बालमा आए ना बालमा बुलाए बुला आए ना बाल बुलाए बुला शरद रात वाह शरद रात गुजरी साजन बहुत मैंने भी महावर बहुत और सुंदर चित्र बहुत सुंदर। देखें कभी कभी रात में पुरवैया हवा चल जाती है ऐसा ही नवंबर दिसंबर का महीना है और वो वीरांगना उसका इंतजार कर रही है और हवा उसको कैसे लगती है गौरी जी वहां पहुंचे अब अगर आप विशुद्ध साहित्यकार होंगे तो जरूर इसको अप्रिशिएट करेंगे आशीर्वाद देंगे कि हौले हौले सीरी बियरिया यू झूमे हौले हौले सीरी बियरिया यू झूमे लागे कि कंता का फूल मुरे चूमे वाह लागे कि कंता का फूल मुरे बहुत सुंदर। हौले कविता वासना से बहुत दूर है आनंद ले कविता का कि हौले हौले सीरी हौले हौले सीरी बियरिया यो झूमे हौले हौले सीरी बियरिया यो झूमे लागे कि कंता कपोल मुरे चू लागे कि कंता कपोल मुरे चू दर्पण में झांक दर्पण में झांकूं लजाए लजा दर्पण में झांक दर्पण में झांकूं लजाए लजा शरद रात वो शरद रात साजन आए वाह बहुत सुंदर बहुत मेरी सुंदर। महावर एक चित्र देखें उसके आंगन में बहुत सारे टाइल हैं जिसपे चंद्रमा का अक्स पड़ रहा है हर टाइल ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चांद हैं उसके आंगन में जी बिल्कुल। कि नाच रही अंगना में अनगिन जुल्हाई जुल्हाई मैंने चांद वाह कि नाच रही अंगना में अनगिन जुल्हाई आए न मोर पिया चंदा किना आए न वाह मोर पिया चंदा नाच रही अंगना हो नाच रही अंगना अनगिन जुल्हाई नाच रही अंगना में अनगिन जुल्हाई आए न मोर पिया चंदा
आए न मोर पिया चंदा कनाई, थकी आखियां, वाह। हो थकी थकी आखियां, आंसुआ बहाए, शरद रात गुजरी, थकी थकी आखियां, वाह। थकी थकी आखियां, आंसुआ बहाए, बहुत शरद सुंदर, बहुत रात सुंदर। गुजरी, शरद रात गुजरी, साजन आए, मेहंदी महावर, मेहंदी महावर रचाए, जा शरद रात गुजरी, हो शरद रात गुजरी, साजन आए, बहुत सुंदर, साजन बहुत आए। सुंदर, बहुत सुंदर। और बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा है कि हम उस नवविवाहिता के पास ही जो है हम पहुंच गए, और उसी शरद रात की मुझे लगता है उसकी ठंडक को हम महसूस भी कर पा रहे हैं। बहुत क्या सुंदर। और जैसा मैंने कहा है कि एक संवेदनशीलता ही एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लेखक बनाती है। और आपने जो इस गीत में जो उस नारी के, उस स्त्री के जो दुख को, पीड़ा को जो वर्णन किया है, वो सच में ही काबिले तारीफ है। और बहुत उम्दा आप लिखते ही हैं, और उतना ही जो बेहतरीन है आप गाते भी हैं। और आपकी तो आवाज़ उसके तो क्या ही कहने। तो बस अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपकी रचनाओं से जी संबंधित अगला प्रश्न। आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? जी मेरे इर्द गिर्द जो भी हमारे जो विषय वस्तु बिखरी पड़ी होती है, जी। हमारी कलम हर उस विषय पे चल जाती है। जी। गौरी जी, मैं आप आज आपको एक सूचना दे दूं कि मैं हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो हर रोज दो चार मुक्तक या दोहे नए बनाकर देता हूं करंट अफेयर्स पे। वाह। और हर तीसरे दिन एक मुकम्मल गीत, नया गीत, मुकम्मल गीत में तीसरा विद अपनी शैली में मैं उसको प्रस्तुत कर देता हूं। बहुत कम ऐसे, आपको हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, बहुत कम ऐसे लोग, गीतकार लोग होंगे जो हर तीसरे दिन एक नया गीत दे देते हो। वाह। अगर आप मेरे फेसबुक से जुड़े हैं तो आप देखिएगा। तो निश्चित रूप से मैं गीतकार हूं और गीतों में ही जीता हूं। हर जी। चीज मुझे गीत लिखने की प्रेरणा देती है, हर चीज। जी। बिल्कुल। और आपकी काबिलियत पे तो हमें बिल्कुल शक है ही नहीं, वो आपके हर गीत से, हर मुक्तक से, हर दोहे से झलकती है। और इतना बेहतरीन आप लिखते हैं, और उससे ज़्यादा बेहतरीन आप उसकी प्रस्तुति जो है वो मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। खाना चाहे हम कितना भी स्वाद बना हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि उसको ऐसे ही बहुत बेकार तरीके से रख दिया तो देखने वाले का मन ऐसा हो जाता है चलो ठीक है खा लेते हैं। लेकिन अगर उसी खाने जी को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखा जाए जी तो एकदम उसको देखते ही ना भूख और डबल ट्रिपल बढ़ जाती है। जी तो जी आपके जी गीत जो हैं, आपकी आवाज़ उसमें चार चांद लगा देती है। और प्रस्तुति जो आप जित बिल्कुल उसमें भावनाओं में डूब करके उस गीत के बिल्कुल जो मेन केंद्र बिंदु होता है उसमें डूब करके आप उसको प्रस्तुत करते हैं, तो सुनने वाले तो दर्शक जो है वो भाव विभोर हो ही जाते हैं। तो बहुत जी। सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत सुंदर आपका लेखन। तो आगे इसके कुछ। बाद में गौरी जी। जी एक और बात बताऊंगा। आपने जी। पूछा था कि कौन कौन से गीत के अलावा मैं सबसे पहले मैंने कहानी लिखी थी अपने जीवन जी। में। तो उसका नाम था प्रेम परिणय। जी। और वही उसके बाद मैंने उसको उपन्यास बना दिया। हाँ और जी। उस उपन्यास को आपकी फिल्मी दुनिया ने हाथों हाथ लिया और उस जी। पर फिल्म बन गई है। हाँ ठीक जी। है, उसमें गीत भी हमारे हैं। तो जी। कहने का मतलब है कि मैंने चाहे कविता लिखी हो, चाहे कहानी लिखी हो, लघुकथा लिखी हो, चाहे नाटक लिखा हो। जी। मेरा अभी खंड काव्य आने वाला है शकुंतला करके, तो वाह। उसमें भी, उसका भी हमें गीत आपको सुनाएंगे। तो वाह। हर चीज में मेरा भावुक जो भाव पक्ष है वो बहुत ही बड़ा रहता है, जी। बिल्कुल। महान रहता है। तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति जो है उसका हृदय एक टाइप का मिलता है, उसको ईश्वर जो है उसकी टाइप का देता है। और वो चाहे गीत में, गजल में, कविता में, कहानी में, कहीं भी आप रखो। तो जैसे अपने वो थे ये निराला जी थे, दिनकर जी थे, माधवी वर्मा थी। माधवी वर्मा जब गद्य लिखती थी, गद्य लिखकर भी थी वो बहुत अच्छी। तो उनका गद्य उनका पढ़िए, जयशंकर प्रसाद का गद्य पढ़िए और पद्य पढ़िए, दोनों एक से लगेंगे आपको। ऐसा लगेगा हम किसी कवि को पढ़ रहे हैं गद्य में भी।
तो वही मेरे अंदर है। मैं तो हर चीज में, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपके ऊपर आज शाम को एक बढ़िया सा हम गीत बना सकते हैं, हमें मिल गया पूरा। जी। जी। तो ये मेरी वो है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपका लेखन, जैसा कि हमने पहले भी कहा ही है, और हमारे दर्शकों को आपके गीत सुनकर महसूस भी हो रहा होगा। तो अगले जो कुछ प्रश्न हैं वो साहित्य से संबंधित मैं पूछना चाहूँगी कि जैसा कि जी। आजकल हम देख रहे हैं साहित्य का स्वरूप बदल गया है। पहले जो है सिर्फ साहित्य से जुड़ने का एक ही ज़रिया था, किताबें। अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो आपको किताबें पढ़नी होंगी, किसी कवि के बारे में जानना है आपको जो है किताबें पढ़नी होंगी। लेकिन आजकल किताबों का जो क्रेज़ है वो ख़त्म हो गया है। बुक फेयर में हम देख सकते हैं, और ख़ास करके हिंदी साहित्य के लिए हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी की जो किताबें हैं उस पे एक लंबी लाइन होती है किताबें खरीदने वाले की, और एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि आपको इंग्लिश की बुक जो है एयरपोर्ट पे, ट्रेन पर हम देख सकते हैं कि इंग्लिश की बुक्स पढ़ने का, दिखाने का ज़्यादा क्रेज़ है। तो ऐसे बदलते समाज में, जो कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो साहित्य का स्वरूप भी बदला है। तो ऐसे जी। बदलते साहित्य पर, साहित्य के बदलते स्वरूप पर आपके क्या विचार हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सार्थक की वार्ता हो रही है हमारी आपकी। जी। आज जो साहित्य है अ, वो पुस्तकों पर आधारित नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे साथी नई जी। लेखनी खास तौर से पुस्तक लिखने में, उसको संजोने में, उसको छपवाने में बहुत बहुत ज्यादा रुचि ले रही हैं। जी बिल्कुल। मेरा उनसे एक ही कहना है, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और पराये हाथ में गया धन कभी काम नहीं आता है। तो हम अपने सारे लेखकों से, सारे कलमकारों से, सारे रचनाकारों से कहना चाहेंगे कि आप इस चक्कर में मत रहिए कि हमारी पुस्तकें 10 हो जाए, 20 हो जाए। ऐसे ऐसे लेखक और रचनाकार हमारे इर्द गिर्द हैं जो 250-300 पुस्तकें लिख चुके हैं, लेकिन जब उनसे मिलो तो कहते हैं साहब बड़ा उदासीन रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। वो खुद अपनी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। तो हाँ। हम सबसे कहना चाहते हैं कि आप लिखने से पहले पढ़ना सीखिए, बिल्कुल। गुनना सीखिए। जी। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो पढ़ना बहुत जरूरी है। 100 ग्राम आप पढ़ेंगे तब कहीं 1, 2, 10, 20 ग्राम आप लिख पाएंगे। ये बिल्कुल। मेरा दावा है। बिल्कुल। अध्ययन और मनन और चिंतन बहुत विशेष योगदान है। अभी जी। हमारी वार्ता हमारे विष्णु सक्सेना जी से हो रही, बहुत बड़े गीतकार हैं। तो वो कह रहे थे कि ये जो लोग रोज बड़ी बड़ी किताबें छपवा लेते हैं हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, ये कहां से, चिंतन कहां से लाते होंगे? बिना चिंतन के लिखा हुआ साहित्य या काव्य निरर्थक है, और मैं तो समझता हूं बिल्कुल एक कबाड़ है। आपने कहां से, एक गीत हमने अभी आपको सुनाया, अगर उसका चिंतन आप करने बैठे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने इसको पूरा एक चित्र बनाने में, चित्रांकन करने में अपनी बिल्कुल। पूरी कल्पना शक्ति और ऊर्जा लगाई होगी। तो बिल्कुल। मेरा सब भाइयों से, रचनाकार मित्रों से है कि आप जो कुछ लिखें वो इतना अच्छा हो कि आपको खुद अच्छा लगे। और वो बिल्कुल। तभी संभव है जब आप चिंतन परक लिखेंगे। चिंतन परक रचनाएं हमेशा अमर होती हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है। जी। बिल्कुल, बहुत सार्थक और बिल्कुल सच्ची बात आपने कही है। और जैसा कि मैं भी हमेशा अपने कार्यक्रम में ये बात बताती हूँ कि केवल मन के भावों को लिख देना भर ही कोई साहित्य नहीं होता है। साहित्य वही है जो समाज को सकारात्मकता की ओर ले जाए, कुछ अच्छा। बिल्कुल। ये नहीं है कि आजकल हम देख रहे हैं, अगला प्रश्न जो है इससे संबंधित ही है, कि हम देख जी। रहे हैं अब अगर एक स्त्री लिख रही है तो कोशिश होती है कि वो पुरुषों के विरुद्ध लिखें, एक ऐसी पीड़ाएं लिखें जो हो तो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन एक स्त्री होने के नाते हमें कोशिश करनी चाहिए कि बुरा ना लिख करके हम एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि समाज में कुछ सकारात्मकता आए। जो नकारात्मकता है वो तो समाज में पहले ही बढ़ी हुई है। तो जी। ऐसी ही स्त्रियों का जो अगला प्रश्न है मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नारी का जो लेखन है उस पर भी आप अपना कुछ, अपने कुछ विचार प्रस्तुत कीजिए कि आजकल की जी। स्त्रियों का जो लेखन है उसका दायरा क्या है और किस तरीके का जो लेखन है अब चल रहा है। जी। मैं गौरी जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे लेखकों को, सबको पढ़ता हूँ, कविता लिखते हैं और दुनिया भर की चीजें, कहानी लिखते हैं। तो मात्र 5% महिलाएं, हमारी बहनें, जी। अच्छा सृजन कर रही हैं, जिसे सृजन कहा जा सकता जी। है। बाकी बात भी करो, हमारे बहुत सारे संपर्क में हैं, तो उनसे बात, वो कहते हैं साहब हम तो टाइम पास के लिए करते हैं, जब भी समय मिलता है दिनचर्या से तो हम उसको एक मनोरंजन रूप में लेते हैं और इस तरह से करते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
नारी के लिए एक गौरी जी मेरा एक मुक्तक सुनिए। स्वागत है। हाँ, कि कोई साहित्य जो है वो कभी पुरुष और नारी का वर्गीकरण साहित्य में हो ही नहीं सकता। साहित्य कभी दलित नहीं होता, ऊंचा नीचा नहीं होता। साहित्य 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 तो साहित्य है। मैं बिल्कुल। उन महिलाओं के लिए, उन श्रद्धेय नारियों के प्रति मैंने एक चंद पंक्तियां कही हैं, वो यहाँ बहुत स्वागत है। प्रासंगिक हैं, इसलिए मैं स्वागत है। आपको सुना दे रहा हूं कि मैं अजेय युग जीत तुम हो। मैं अजेय वाह। युग जीत तुम हो। बहुत खूब। छंद में तो गीत तुम हो। मैं अजेय युग जीत तुम हो। छंद में तो गीत तुम हो। प्राण शाश्वत मौन हूं मैं। प्राण शाश्वत मौन हूं मैं। वाह। उस मौन का संगीत तुम हो। बहुत उस खूब। मौन का संगीत तुम हो। वाह। उस मौन का संगीत तुम हो। तो नारी तो वैसे ही मुखर होती है, लेकिन वो अपने आदर्शों के साथ मुखर हो तो वो अच्छी कवित्री कहलाती है, अच्छी रचनाकार कहलाती है, अच्छी लेखिका बन जाती है। मैं उसको नमन करता हूँ। बहुत सुंदर, सही बात कही। और ये एक अजीब सा युद्ध जो चलन में आ गया है, कि हमको एक प्रकृति के खिलाफ लड़ना है। जब प्रकृति ने ही दो लोगों को समान नहीं बनाया है तो हमें ये समानता वाली लड़ाई क्यों करनी है? पुरुष अपने जो रोल्स है वो निभाए, स्त्री अपने रोल्स वो निभाएं, और दोनों मिलकर अगर सकारात्मकता की ओर बढ़े, एक दूसरे की वृद्धि के लिए आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ ग्रोथ करें, तो समाज जो है वो एक अच्छे ट्रैक पर जा सकता है। एक समाज की तरक्की जो है वो हो बिल्कुल सकती है। युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी सार्थक बिल्कुल। चर्चा जो है वो हो रही है। तो इसके साथ ही अब अगला प्रश्न जो है हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी है, कि जी युवा पीढ़ी के हाथ में, आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है। वो बचपन नहीं देखा है उन बच्चों ने जो शायद हमारे समय पे भी थोड़ा बदलाव था, लेकिन आप लोगों के समय पे तो और भी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। शामें लंबी हुआ करती थी, बच्चे गलियों जी में खेलना, और कोई रोक टोक नहीं होती थी, पढ़ाई का कोई इतना स्ट्रेस नहीं था। पढ़ाई अपनी जगह थी, लेकिन उसका बच्चे का विकास अपनी जगह थी। सब जी चाचा ताऊ मामा बुआ सबके यहाँ घुल मिल कर रहना, रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी थे। मुझे लगता है जी शादियां सबके सबसे मेल जोल ज़्यादा ज़रूरी थे, लेकिन आज हम देखें उसके विपरीत, सबसे अब एकल परिवार हो गए हैं। सबको सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना है। बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है, वही उसका गुरु बन गया है। कुछ भी चीज़ ढूंढना जी है तो बच्चा टीचर और पेरेंट्स के बजाय मोबाइल पर जो है वो सर्च करना ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा समझता है। तो ऐसी जी जो पीढ़ी है उसके लिए साहित्य का क्या रोल है, ये मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रही हैं और जिनकी जरूरत भी है। जी। मैं केवल बच्चों को नहीं, मैं उन सारे चंचल मना व्यक्तियों के लिए एक नसीहत देना चाहूंगा कि मोबाइल जैसे अभी कई और युग आएंगे। जी। अभी एआई का युग आ रहा है, मोबाइल जी। से भी ज्यादा खतरनाक है एआई का। जी बिल्कुल। इससे इसके बाद भी हम जिंदा नहीं रहेंगे, उसके बाद भी कई युग ऐसे आएंगे जिसमें उनका जो मौलिक चिंतन है वो बर्बाद हो जाएगा, कल्पना शक्ति बिल्कुल। क्षीण हो जाएगी। बिल्कुल। कविता आज आज के 100 साल बाद मैं समझता हूं कविता नाम की चीज नहीं रहेगी। कविता कल्पना पर आधारित है। बिल्कुल। उत्तम उत्कृष्ट कल्पना का नाम कविता है। जी। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि मोबाइल तो स्वयं में चलित है। मोबाइल मतलब हमेशा चलायमान। जी बिल्कुल। तो ये जीवन उनका, आपने देखा होगा बच्चों का और हर व्यक्ति का जो मन है वो बहुत चलायमान हो गया है। तो उनके लिए चंद पंक्तियां सुने जिसमें आपकी बात का जवाब भी मिलेगा हमारे युवा साथियों को। जी। कि बहुत शोर है, खुद से बातें करो। मोबाइल से नहीं, खुद से। जी। बहुत शोर है, खुद से बातें करो। मन की सुबह शाम रातें करो। बहुत खूब। बहुत शोर, गौरी जी, बहुत शोर है, खुद से बातें करो। मन की सुबह शाम रातें करो। वाह। सवेरा शाम को ही ढल जाएगा। वाह। सवेरा शाम को ही ढल जाएगा। वक्त कम वक्त है, मुलाकातें करो। वाह। वक्त, बहुत खूब। बहुत खूब। मुलाकातें करो। बहुत ही बहुत खूब। शोर है,
बाहर तो बहुत शोर है। इसलिए आत्मचिंतन की बात करिए, उससे आपका जवाब मिलेगा कि मोबाइल सही है या आपका मन, आपका चिंतन, आपकी कल्पना शक्ति। बहुत खूब, बहुत सुंदर बातें आपने कही। और मुझे लगता है कि मोबाइल में हम ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हम लोगों का भी हम यही हाल है। देखा जाए तो काम ही सारे सब मोबाइल पे होने लगे हैं। और एक दिमाग जो है वो अब कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेन हो गया है कि वीडियोस भी देखें आप, 1 घंटे का वीडियो होता था, फिर आधे घंटे का, 10 मिनट, 15 मिनट, और अब 30-30 सेकंड की रील्स हो गई है। मतलब हर चीज़ इन जी शॉर्ट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, है ना? तो जी सक्सेस भी जी। शायद ऐसी चीज हो गई है, सफलता भी, सबको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी से शॉर्टकट बस। शॉर्टकट। तो जी अगला प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित ही है कि ये जो जी शॉर्टकट, सफलता का शॉर्टकट जो लेने वाली पीढ़ी है, ऐसे में अब लेखन उतना मुश्किल नहीं रह गया है, जैसा कि अभी आपने कहा एआई। और अभी प्रसून जोशी जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें वो बोल रहे थे कि एआई से उन्होंने कुछ शब्द डाले और उसको कुछ निर्देश दिए कि इन इन शब्दों के साथ एक कविता जो है वो हमें मतलब दीजिए। एक तो उन्होंने एक जी बोले बड़ी बेहतरीन कविता थी कि शायद जैसी मैं लिख पाता, कहीं ना कहीं वैसी ही कुछ कविता थी। तो ऐसे में सोचने समझने की तो ज़रूरत है ही नहीं। और अब जो लेखन का स्तर है वो कहीं ना कहीं उसमें भी एक गिरावट हम देख सकते हैं। बहुत जी सारे लोग, चाहे वो दिखावे के लिए या सफलता जल्दी पाने के लिए, क्या करते हैं, कुछ कुछ लोगों की कविताएं ली और उनको कुछ कॉपी पेस्ट करा, और कभी कभी तो वो कॉपी पे कट भी नहीं करना होता, पूरी की पूरी रचनाएं ही अपने नाम से प्रकाशित करा लेते हैं। और जी एक कवि मेरे साथ जुड़े हुए थे और बहुत जाने माने कवि थे, उन्होंने बताया कि एक बार कंपटीशन में कुछ लोगों से कविताएं सुन रहे थे कि मेरी ही कविता उन्होंने, किसी सामने वाले बच्चे ने जी। वो उन्हीं की कविता सुना दी कि ये मेरी स्वरचित है। तो ऐसे जी में जब बच्चों को, लेखकों को शॉर्टकट में सफलता लेने का जो चस्का लग गया है, जल्दी से प्रसिद्ध होने का चस्का लग गया है, तो ऐसे नए लेखकों को, उभरते लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न है, और मैं तो सीधा सीधा आपको सपाट सा उत्तर दूंगा। अभी हम लोग वृंदावन में एक कार्यक्रम में मिले थे। जी। वहां 40-45 लोगों ने काव्य पाठ किया। जी। आप भी उसमें साक्षी रहे हैं। जी। तो आपने देखा होगा उन 40 कवियों में से एक दो को छोड़ करके किसी की कविता में कविता नहीं थी। जी। ये मुझे कहते हुए, क्योंकि अगर मैं नहीं इसकी समीक्षा करूंगा तो कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो, जो कुछ पढ़ रहे हो, जो कुछ प्रस्तुत कर रहे हो, जो कुछ समाज को दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, जी। आत्मसात कर रहे हो, वो जी। निश्चित रूप से भ्रामक है। जी क्यों? बिल्कुल। जो आपने जो बात कही शॉर्टकट, जी। शाम सवेरे अगर कार्यक्रम है, लाइव प्रोग्राम है, तो उसमें पहले डिक्लेयर हो जाता है पर्टिकुलर डेट में आपका ये कार्यक्रम है, तो शाम को हमारा रचनाकार ढूंढता है कि हम, चूंकि कल अंबेडकर जयंती है, कल महात्मा गांधी जयंती है, फलाना, उस पर हम क्या कहें, दिवाली होली पे क्या कहें। ये कविता नहीं है। बिल्कुल। कविता वो है जो आपका आंतरिक मन और हृदय से प्रस्फुटित हो, और सामाजिक उस पे कसौटी पे कसा हुआ। तो हम बिल्कुल। उन सब रचनाकार से कहना कहना चाहेंगे कि आप कविता को मोबाइल से, शॉर्टकट प्रयोगों से बर्बाद मत करिए। कविता हमारे जीवन का अंग है। कविता हमें जीवन की आचार संहिता बताती है। जी बिल्कुल। हमारा जीवन कितना आदर्श हो सकता है, कितना उत्कृष्ट हो सकता है, ये कविता और गीत हमें बताते हैं। हमारे वेद शास्त्र जो है उनका सारांश बताती है कविता। तो निश्चित रूप से हम सबसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप अपना स्वयं का चिंतन तैयार करिए, स्वयं की दृष्टि तैयार करिए, आपने किस ढंग से देखा है उसको बयां करिए। इसी में आपका और साहित्य का दोनों का भाग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक सुझाव जो है हमारे नए उभरते लेखकों के लिए आपने दिए हैं। और मुझे लगता है अगर एक भी व्यक्ति अपने जीवन में इन सुझावों से, इस वार्ता से अगर बदलाव महसूस कर सकता है, तो हमारा ये छोटा सा प्रयास जो है वो सफल हो जाएगा। यही कोशिश होती है हमारी कि लोगों के जीवन में बदलाव हो। तो अगला जो प्रश्न है आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित ही मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जी इस पूरी लंबी साहित्यिक यात्रा में क्या क्या चुनौतियां रहीं जिनका आपने सामना किया है, जिन चीज़ों को आपने चुनौती के रूप में देखा? जी। सबसे बड़ा तो जब मैं बैंक में था और साथ साथ में ये साहित्य साधना हमारी चल रही थी, तो वहां के लोग जो अनपढ़ थे, लगभग साहित्य के क्षेत्र में अनपढ़ कहूंगा, जी। तो वो हमें चिढ़ाते थे। कहते आप मैनेजर हो इधर बैंक में, और आप ये कविता सविता क्या लिखते रहते हो, इससे तो आपका करियर चौपट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो है।
तो उसका जवाब हम किसी समारोह कार्यक्रम में हम उनको दिया करते थे कविता से ही। हमने उनको बताया कि कुछ विचार ही हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, ये दुनिया मशीन से नहीं चल रही है, दुनिया दिमाग से नहीं चल रही है, कुछ विचारों से चल रही है, दिमाग से सृजित विचारों से। तो विचार कहां से लाओगे? जब एकांत में आप रहोगे, अपने आप से सोचोगे समझोगे, तब विचार लाओगे। तो इस तरह से हम ये कठिनाइयां हमें अभी अभी भी आ रही हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हमें पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं ये तो आप 100 साल पुराना साहित्य लिख रहे हो। तो हम कोई जवाब नहीं देते उनको, हम सिर्फ आप लोगों के सामने अपने प्रस्तुत करते हैं, आप लोग स्वयं मूल्यांकन करिए। जी। बिल्कुल, जो लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं वो बिल्कुल प्रशंसा ज़रूर ही करेंगे। और मुझे लगता है सूरज को चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, सत्य को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो छुप नहीं सकता। और आपके गीत और आपकी रचनाएं जो हैं वो उसी सूरज और एक सत्य की तरह हैं, जो शायद मुझे लगता है चार लोगों के या किसी अंधेरे के घने हो जाने से वो चीज़ें नहीं छुप पाएंगी। बहुत सुंदर सार्थक चर्चा चल रही है और अगला प्रश्न भी आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित है। इतनी लंबी जी। साहित्यिक यात्रा में आपने गीत भी लिखे, आपने गज़लें लिखी, आपने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, उन पर जो है मंचन भी हुए आपके नाटकों पर, और आपके गीत जो हैं फिल्मों में भी अब हम सुन सकते हैं। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा में क्या कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको जो आपको लगा कि छूट गया, काश मैं ऐसा भी कर पाता? वो काश जो है जी, वो क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। वो काश आप जानना चाहते हो तो आप उसको काश को भी साहित्यिक भाषा में ही सुनिए। जी, स्वागत है। कि हर व्यक्ति किसी मोड़ पे हो तो वो काश छूट जाता है कि ऐसा हो जाता। कैसा हो जाता वो आप सुने, दो एक पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। जी। जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। हाँ। जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। रातों भर यादों ने उनकी वाह। सोने न दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। रातों भर यादों ने उनकी सोने न दी। मेरी बात है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के मेरी कविताओं को दोहराइए मन ही मन। बिल्कुल। जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। रातों भर यादों ने उनकी वाह। सोने न दिया। बहुत खूब। रातों भर। अब लोग क्या कहते, लोग कहते हैं अरे भूल भाल गए होगे उनको। मैं क्या कर रहा हूं कि लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने। लोग कहते लोग कहते हैं आंसुओं को पी लिया हमने। सच तो ये है कि मुझे जी भर सच तो ये है कि मुझे जी भर रोने न वाह वाह वाह, दिया। बहुत खूब, सच बहुत खूब। तो ये है कि मुझे जी भर रोने न बहुत दिया। सुंदर, बहुत सुंदर। जिनको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। वाह। अंतिम बात आप सुन लें, बहुत बड़ा गीत है लेकिन अंतिम बात सुने। एक शब्द है तनाव, और तनाव बहुत बड़ी घटना है, लेकिन वो कैसे हमने उसको कैच किया देखें शब्दों से। कि तन्हा तन्हा ही रहे, तन्हा 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 वाह। तन्हा 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 ही रहे, तन्हा तन्हा तन्हा। बहुत उनकी सुंदर। तन्हाइयों ने तन्हा होने वाह न वाह, दिया। बहुत सुंदर, बहुत उनकी सुंदर। तन्हाइयों ने तन्हा होने न दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसको होना था मेरा हमदम, होने न दिया। बहुत सुंदर। सच भर यादों ने उनकी उनकी सोने सोने न न दिया। दी। बहुत सुंदर, जिसको बहुत सुंदर। होना
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है सुनने वाले हर दर्शक, हर श्रोता जो है वो इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, और हर व्यक्ति के मन में छुपी हुई कुछ ना कुछ दबी हुई भावनाएं होती हैं। और बहुत उम्दा आप लिखते ही हैं, और उससे ज़्यादा बेहतरीन आपका जो आप प्रस्तुतिकरण है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और क्योंकि समय सीमित है, कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो अब हम चाहेंगे कि एक और सुंदर सा गीत जो है वो हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। आपको जो अच्छा लगे, जो गीत आपको पसंद हो, वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, बहुत सुंदर बात है आपने। और मैं गीत आपको सुना रहा हूँ, और जो हमारा गीत नहीं, लोकगीत एक तरह से है, सबके मन की भावनाएं मैं लिखता हूँ, और उसे आप समझिए, अच्छा लगेगा। जी, स्वागत है। याद आओगे फकत, याद आओगे फकत, वाह। अब तो कहानी की तरह याद आओगे फकत, अब तो कहानी की तरह, और लौट भी क्या पाओगे, हाँ लौट भी क्या पाओगे, बहुत सुंदर। बीती जवानी की तरह याद आओगे। बहुत सुंदर। देखे पंक्ति कि रूप का मंदिर दिखा, खुद ही माथा झुक गया, वाह। रूप का मंदिर दिखा, खुद खुद ही ही माथा माथा झुक, झुक गया। वाह। रूप का, हाँ रूप का मंदिर दिखा, वाह। खुद ही माथा झुक गया, वाह। हाँ खुद ही माथा झुक गया, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। नास्तिकता बह गई, नास्तिकता बह गई, बह गई। बारिश के पानी की वाह, तरह वाह, वाह। याद आओगी, अब तो कहानी की तरह, बहुत और सुंदर। लौट भी आओगे, बीती जवानी की तरह याद। एक बंद प्यारा सा सुने आप गौरी जी, स्वागत है। कि साहित्यकारों के नाम भी है ये, कि प्रीति ने काजल लगाया, स्वप्न की जब आंख में, प्रीति ने काजल लगाया, स्वप्न स्वप्न की की जब जब आंख, आंख में। इससे बढ़िया साहित्य क्या हो सकता है गौरी, सुने आप, कि प्रीति ने काजल लगाया, स्वप्न की जब आंख में, हाँ स्वप्न की जब आंख में, तो क्या हुआ कि बह गई खुशबू हवा, बह गई खुशबू हवा, रात रानी की तरह बहुत सुंदर। याद आओगी फकत, अब तो कहानी की तरह, और लौट भी क्या पाओ। एक आधुनिक जीवन का जो हमारी जीवन शैली चल रही है, इसका चित्र देखें हमारे इस बंद में, कि सख्त होती जा रही है वक्त की ये रस्सियां, सख्त होती जा रही है वक्त की ये रस्सियां, सख्त होती जा रही है वक्त की ये रस्सियां, वाह। हाँ वक्त की ये रस्सियां, बहुत सुंदर। उम्र ने बरता हमें, उम्र ने बरता हमें, हर पल मथानी की तरह
बहुत सुंदर, बहुत याद सुंदर। आओगे, हाँ याद आओगे फकत। अंतिम बंद और सुने आज का, कि देह तो दर्द और पीर में अंतर करने की कोशिश करिए गौरी जी, कि देह तो रानी बनी है, दर्द के सम्राट की। देह तो रानी बनी है, दर्द के सम्राट। देह तो रानी बनी है, दर्द के सम्राट की। हाँ, दर्द के सम्राट की। और पीर बढ़ती जा रही, पीर बढ़ती जा रही, बेटी सयानी की तरह वाह, याद आओगे फकत। अब तो कहानी की बहुत तरह सुंदर, लौट भी क्या पाओगे, बीती जवानी की तरह याद बहुत सुंदर, आओगे। बहुत सुंदर। और पीर बढ़ती जा रही है बेटी सयानी की तरह, पीड़ाएं बढ़ती ही जा रही हैं। और बिल्कुल इस पीड़ा को जो महसूस कर पा रहा है एक साहित्यकार है, और उस साहित्यकार के श्रीमुख से आज हमने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, इतने सुंदर सुंदर गीत आज हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। सच में हम अभिभूत हो गए, और बिल्कुल शब्द नहीं है आपकी लेखनी का वर्णन करने के लिए, लेकिन सच में आपकी लेखनी को प्रणाम है। आप बहुत सुंदर, बहुत नम सुंदर, और माँ शारदे का आशीर्वाद है आप पर सच में कि आप इतना अच्छा लिख पाते हैं और इतना अच्छा प्रस्तुत भी कर पाते हैं। आपकी आवाज़ भी उतनी ही सुंदर है। मैंने आपको पहली बार जब सुना था तो ऐसे नहीं लगा कि कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा होकर मंच पर गा रहा है या इस तरह से। मुझे ऐसे महसूस हुआ, वो एक हम आवाज़ सुनते थे ना रेडियो पर या एक उस तरह से टीवी में, वो एक आवाज़ अलग ही उसका जादू रहा है। तो वो जादू मैंने आपकी आवाज़ में बिल्कुल मंच पर वो जादू जो है वो मैंने महसूस किया। बहुत सुंदर आपकी आवाज़, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण और बहुत ही उम्दा। और अब कार्यक्रम जो है हम कार्यक्रम जो है वो अंत की ओर बढ़ रहा है। अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए जो आपको इतना सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनके लिए भी दो शब्द आप कहें। उनके लिए भी काव्य में शब्द, प्रेरक शब्द कहना चाहूंगा, कि शब्द सरगम हुए हुए न हुए, वाह, शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए ना न हुए। हुए, बहुत सुंदर। शब्द सरगम हुए हुए न हुए, दर्द कुछ कम हुए हुए न हुए। आज है करीब आ जाओ, आज है करीब आ जाओ, चल तलक हम हुए 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 ना न हुए, हुए, बहुत चल सुंदर, तलक बहुत हम हुए हुए न हुए, चल तलक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बहुत लोगों का सुंदर, इतना प्रेम बहुत से सुनने के सुंदर। लिए, और समझने के अब मैं हमारे मंच की ओर से गीतकार निर्मल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया, और बहुत लंबा समय हमें दिया है इन्होंने। और अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो हमारे साथ की, इतनी सार्थक चर्चा जो आज हमारे बीच हुई है, और इसके साथ ही इतने सुंदर सुंदर गीत हमें जो सुनने को मिले हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने इतना कीमती समय हमें दिया। इसके साथ ही अब हम विदा लेने का जो समय है वो हो गया है। कुछ दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लिए। लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल का क्या होगा कभी मत सोचो, कल का क्या होगा कभी मत क्या हो, सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल क्या, वक्त खुद अपनी तस्वीर वाह, बदल दे। और बहुत सुंदर। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं हमारे दर्शकों से विदा लेती हूँ कि सकारात्मक रहिए। और अब हम अगले रविवार मिलेंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।
मेरा भी आपको नमन, गर्मा भाटी जी को, गौरी जी को, काव्य गर्मा हिंदी साहित्य मंच को नमन, बहुत बहुत जो आपने समय दिया और आप सब लोगों के सामने मुझे पेश किया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। जी, नमस्कार।